अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक सवाल दिया था तो उसमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इक्विवेलेंट यूनिट्स मटेरियल कन्वर्जन कंप्लीटेड यूनिट्स 15,500 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2000 मटेरियल के एतबार से 90% और कन्वर्जन के एतबार से 75%। 1800 1500 17300 17,000 यही है। अच्छा जी 3 zeros ठीक है। जिन्होंने भी किया है ये मैंने सही कर दिया, सही आता है मुझे। कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल और कन्वर्जन ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट 30,000 और 48,000 और करंट पीरियड कॉस्ट 360,000 730,000 तो ये हो गया 390 778,000 और इसके लिए डिनोमिनेटर यूनिट्स आ गए 17,300 और 17,000 तो कॉस्ट पर यूनिट बन गई 22.5476। जिन्होंने किया है यहाँ तक कोई मुश्किल परेशानी तो बताएं। जिन्होंने भी किया है, किन्होंने किया है? माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक है, समझ नहीं आई? हाँ जी कभी ना कभी। कॉस्ट पर यूनिट अब इसको इस्तेमाल कर लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन जो है ना वो एक रिपोर्ट कार्ड होता है कि इस महीने में इस प्रोसेस का जो भी रिजल्ट रहा उनकी कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स जो कि 15,500 हैं और उनको मिला लेते हैं 22.54 और साथ 45.76 8650। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल के लिए 1800 इंटू 22.54 और 1500 इंटू 45.76 जी 10921। अच्छा ये सारा टोटल नहीं है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स अलग है, बस वो खत्म। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस अलग चीज है। चलें जी, जिन्होंने किया है इनमें किसी फिगर की कैलकुलेशन में कुछ पूछना है तो पूछें और शर्माया ना करें। बाकी सब लोग अगर ठीक ठीक बोल रहे हैं तो आपको फिर भी जीने का आके और कुछ समझ ना आया करे तो पूछें। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। जी बेटा थोड़ा ऊंचा बोलो, समझ नहीं आया, बताइए। जी जी उनका क्या करना है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करना। कहीं किया उसका कुछ? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की परसेंटेज से कुछ किया? कुछ भी नहीं करना। क्यों नहीं करना अभी आता है जवाब। जी और बस ये सवाल था जी। और आप बताएं, पूछ रहे कुछ? कैसी हाथ खड़ा किया? हाँ पूछ रहे हैं कुछ? वो एनक वाला लाइन पे? अच्छा नहीं ठीक, ऐसे याद रखा हुआ है जी। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में कोई सवाल किसी का? अच्छा अब ना मैं आपको कुछ चीजें समझाने लगा हूं। इसमें कुछ लोगों के सवाल बनते हैं और एक सवाल तो यही है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की मैंने परसेंटेज क्यों दी थी, और एक सवाल ये हो सकता है कि यहाँ पर हमने ओपनिंग को अलग क्यों नहीं लिखा, फिर सिर्फ उतना क्यों नहीं लिखा जितना इस महीने काम हुआ। फिर कुछ बच्चों का एक अक्सर सवाल होता है कि ये जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट है ये कब खर्च हुआ था? पिछले महीने। तो यहाँ पर हमने इसको दोबारा लिख लिया
नहीं, दोबारा लिख लिया, वो फिर से ऐड हो रहा है। ये कुछ पॉसिबल सवाल हैं, तो मैं इनका जवाब दे देता हूं। लेकिन मैं उससे पहले आपको ना फिर नसीहत कर रहा हूं, मैंने ना कॉस्ट पढ़ानी है चीतों को भी और इंसान के बच्चों को भी। मैंने कॉस्ट उनको भी पढ़ानी है जिन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट लेने की सलाहियत रखते हैं, उनको भी पढ़ानी है जिसे मार मार के मुश्किल से 50 नंबर लेने। मैंने सबको पढ़ाने, सारे मेरे बच्चे हैं। इसलिए ना मैं आपको कॉस्ट में बहुत सारी गहराइयां, कैलकुलेशंस, नॉलेज, लॉजिक ये भी बताऊंगा। लेकिन कम से कम लेवल क्या है कि जी ये कर लें तो बस सवाल करना है ऐसे। जो मैं चीजें गहरी गहरी बता रहा हूँ ना, मैं ये बता दूंगा कि नॉलेज के लिए। तो एक तो समझने की कोशिश तो सारे किया करें, लेकिन अगर कोई चीज ना समझ आ रही हो तो खुद से दिमाग नहीं बंद करें, पहले कोशिश करें समझने की। लेकिन मैं फिर आपको कुछ कम से कम भी कह दिया करूंगा जी अब आपको जैसे इस सवाल में ये कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। अगर किसी को ये नहीं भी समझ आ रहा कि इसको उसने क्यों ऐड किया है, तो बस ऐसे ही करना होता है। वेटेड एवरेज मेथड हो तो करना है ऐड। यहां पर ओपनिंग की लाइन अलग से क्यों नहीं लिखी, बस नहीं लिखी। तो अगर आपसे सवाल हो रहे हैं तो कम से कम ये तो करें ना। बाकी मैं समझा रहा हूं सारी चीजें मजे के लिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो अच्छी बात है। किसी को आ रहा है? अच्छा, आप उनके लिए नसीहत जिनको समझ आ रहा है। जिनको समझ आ रहा है ना, उन्होंने भी करना फॉर्मेट फॉलो है, लेकिन अपने आप को ना बार बार इसकी वजह दोहराते रहना है। उससे फायदा यह होगा कि वो वजह और पक्की होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन वो बच्चे जो समझते हैं बस ठीक है मैं खुद कर लूंगा, उनसे पेपर में नहीं होना। जो समझते हैं बस मुझे लॉजिक समझ आ गई, अब फॉर्मेट की क्या जरूरत है, मैं लॉजिक से खुद कर लूंगा, मैं इक्वेशन बना के करूंगा, पेपर में नहीं दिमाग इतना काम करता। तो इसलिए करें फॉर्मेट फॉलो। लेकिन जिनको समझ आ रही है वो अपने आप को उसकी रीजन बार बार दोहराएं, फॉर्मेट करें। जैसे अभी तो खैर नहीं कर रहा मैं, पिछली क्लास में किया था कि एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू, एबनॉर्मल गेन की स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी है, प्लस करनी है, ऊपर फार्मूले में नॉर्मल लॉस ही की माइनस करनी है। ये याद रख लें। इसकी वजह भी बताई थी। अगर वजह याद रहती है तो अच्छी बात है, अपने आप को बार बार दोहरा लिया करें। नहीं तो कम से कम ये तो याद रखें ना कि नॉर्मल लॉस की ही स्क्रैप वैल्यू माइनस होनी है। तो इस तरह के जो फॉर्मेट्स हैं वो याद करें, जिनको समझ आ रहा है वो भी, जिनको नहीं आ रहा वो भी। लेकिन जिनको लॉजिक समझ आ रही है वो अपने आप को लॉजिक दोहराया जरूर करें। और मैं वैसे तो कोशिश करूंगा हर दफा याद रखूं, लेकिन हो सकता है कभी भूल जाऊं, तो मैं ये चीज बता दिया करूंगा कि ये मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं या सबके लिए। तो अब मैं इस वक्त आपको नॉलेज के लिए कुछ सवालों के जवाब देने लगा, कुछ चीजों की गहराई बताने लगा हूं। समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो करना तो ऐसे ही है। एक सवाल हो सकता है कि ये जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 30,000 48,000 है, ये कहां से आई फिगर 30 और 48? अच्छा फिगर ठीक है, कुछ ऐसी है। अच्छा, ये फिगर कैसे बनी होगी 30 और 48? पिछले महीने की स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में यहां 30,000 और यहां 48,000 लिखा आया होगा। और वो कैसे बना होगा? पिछले महीने पर यूनिट कॉस्ट निकाली गई होगी, फिर उस पर यूनिट कॉस्ट से पिछले महीने की क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ये पिछले महीने क्लोजिंग थे, उनको मल्टीप्लाई किया गया होगा। और पिछले महीने की स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में 30,000 और 48,000 आया था। अब वो इस महीने कहलाया कि ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है। तो पिछले महीने ये खर्च हो चुका था या नहीं? ये जो पिछले महीने यहां 30 और 48 आया होगा, है ना? अभी तो सवाल मई का है, लेकिन जब अप्रैल हुआ होगा तो अप्रैल की स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यहां 30,000 लिखा होगा या 48 लिखा होगा। तो वो पिछले महीने ही के खर्चों में से था ना। तो अब ये खर्चे पिछले महीने हो चुके हुए हैं। अब मैंने क्या किया, इनको इस महीने के खर्चों के साथ फिर ऐड कर दिया, तो ये डबल हो गया। किसी को भी नहीं ये बात एतराज लग रहा? नहीं, जिसको एतराज नहीं है चलो नहीं है, जिसको है वो पूछ रहा हूं। एतराज दोबारा बता रहा हूं, ये 30,000 और 48,000 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट है, जो कि पिछले महीने क्लोजिंग की कॉस्ट थी। तो ये खर्चे पिछले महीने हुए थे या इस महीने हुए हैं? पिछले महीने हुए थे। तो ये पिछले महीने खर्चे हो गए थे, तो मैं इनको करंट पीरियड कॉस्ट में ऐड कर रहा हूं। तो मैं इनको फिर डबल काउंट कर रहा हूं, यानी इस महीने फिर से इनको शामिल कर लिया। जिनका जवाब नहीं है वो चुप रहे, जिनका जवाब हाँ है, जिनको लग रहा है कि हाँ वाकई, वो जानना चाह रहा हूं मैं। किसी को लग रहा है ऐसा? हाँ, जिसको लग रहा है नो वाले ना बोले, दफा करें। किसी को लग रहा है ये कंफ्यूजन की नहीं है? किन किन को है? अच्छा, कोई बेइज्जती की बात नहीं है, बस मैं वैसे जानना चाह रहा हूं ना। चले है 4-5-6 लोगों को है, और कैमरे के पार वाले भी काफी सारे लोगों को होगी। मैं जिनको नहीं है मसला, तो उनको ये भी हो सकता है कि उनको मसला ना हो, और ये भी हो सकता है उनको पता ही ना बात क्या हो रही है। तो मैं पहले बात दोबारा बता देता हूं। इस पे एक नॉलेज के लिए बता रहा हूं, करना ऐसे ही है। इस पे एक एतराज ये होता है कि जो पिछले महीने का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस था, ये उसकी पिछले महीने तक की कॉस्ट थी। अब ये खर्चा पिछले महीने हो गया हुआ था, तो इस महीने में यानी करंट पीरियड कॉस्ट में जो खर्चा हुआ, मैंने इसमें इसको ऐड कर दिया। तो जब ये पिछले महीने खर्चा हो चुका था, तो इस महीने के खर्चे में इसको ऐड कर रहे हैं, तो हम तो इसको फिर डबल काउंट कर रहे हैं। हम इस खर्चे में इसको फिर से ऐड कर रहे हैं। ये एक सवाल है। जिसको इस पे एतराज लगता है या लग रहा है कि हाँ बात तो सही है, वो सुन लें। जिनको लगता है पता नहीं बात क्या हो रही थी, इग्नोर। चले, मैं जिनको ये मसला है उनको जवाब दे रहा हूं। इन्वेंटरी वैल्यूएशन बचपन में पढ़ा था, उसमें अगर हम चलो ट्रेडिंग बिजनेस की बात कर लेते हैं, एवरेज रेट कैलकुलेट कैसे करते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस की मिसाल ले लेते हैं। ओपनिंग की अमाउंट ली प्लस परचेजेस, और फिर ओपनिंग के यूनिट्स और परचेजेस के यूनिट्स, ये हमने किया था। और फिर इसका जो आंसर आया वो एक एवरेज रेट है, और उसका इस्तेमाल क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो ओपनिंग स्टॉक हैं, ये पिछले महीने क्लोजिंग थे, पिछले महीने शायद इनको खरीदा गया था,
तो ये जो ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट लिखी हुई है ये पिछले महीने की खरीदी हुई चीजें थी, तो इस फार्मूले में इनको इस महीने की परचेजेस में ऐड कर रहा हूं। तो क्या हमने इस महीने की परचेजेस में इसको ऐड कर दिया, डबल काउंट कर लिया? नहीं। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट प्लस परचेजेस की अमाउंट। तो अब ये जो ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है ये पिछले महीने खरीदे थे, किस महीने खरीदे? तो इनको पिछले महीने खरीदा था। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इस महीने की परचेजेस में ऐड कर रहा हूं। तो ये पिछले महीने की थी तो सही परचेज, तो इसको इस महीने की परचेज में दोबारा क्यों ऐड कर रहा हूं? नहीं, लेस वाली बात अगर मैं कुछ और सुनना चाह रहा हूं। हाँ जी जी, ये भी ठीक है, ये बात भी ठीक है जो आपने बोली, मैं इसके अलावा कुछ और भी जानना चाह रहा हूँ। हाँ, तो मैं इसको यहां पर इसलिए ऐड कर रहा हूं कि अब हम इनको फिर से इस महीने की परचेजेस कह रहे हैं, परचेजेस में ऐड कर दिया कि ये है हमारी टोटल परचेजेस। नहीं, ये तो सिर्फ हमने एक एवरेज रेट निकालना था जिसमें इनको ऐड करके, यूनिट को ऐड करके एक रेट निकाला। इसको यहां ऐड करने का मतलब ये थोड़ी है कि इसको हमने इस दफा फिर परचेजेस कह दिया। हमने इस फार्मूले में ओपनिंग की अमाउंट को परचेजेस में ऐड किया, तो इसलिए थोड़ी किया है कि हम इसको इस दफा फिर परचेज कह रहे हैं। हम तो बस दोनों को ऐड करके एक एवरेज रेट निकाल रहे हैं और उस एवरेज रेट का हम इस्तेमाल करने लगे हैं। जैसे FR1 डेप्रिसिएशन, कॉस्ट में से RV माइनस करके लाइफ पे डिवाइड। तो ये कॉस्ट में से जो RV माइनस की, तो क्या हमने कॉस्ट को कम कर दिया? फिर ये सिर्फ एक डेप्रिसिएशन का फार्मूला लगा है। कॉस्ट में से RV माइनस करने से ये थोड़ी हुआ कि हमने कॉस्ट में से उसको उड़ा दिया, वो तो एक फार्मूला था। तो ये भी हम सिर्फ एक एवरेज रेट निकाल रहे हैं। परचेजेस फॉर द ईयर कितनी है वो ये है, ये नहीं है। परचेजेस फॉर द ईयर यही है, ये सिर्फ हम एवरेज रेट निकालने के लिए साथ मिला रहे हैं। एक बार रेट निकल आएगा उस रेट को यूज कर लेंगे। तो हम यहां पर सिर्फ एक एवरेज रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हमने ओपनिंग की अमाउंट प्लस इस महीने का खर्चा इनको ऐड किया है सिर्फ एवरेज रेट निकालने के लिए। इसमें ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि इनको डबल काउंट कर रहे हैं। जिन 4-5 हाथ को उठे मैंने देखा था, कुछ बात समझ आई या नहीं? नहीं समझ आई तो रहने दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब एक और चीज थोड़ी और गहरी है, लेकिन कोशिश कर ले समझने की, इतनी भी गहरी नहीं है। वो मैं एक तो इसलिए भी समझा रहा हूं कि इसमें शायद कोई दिल का इत्मीनान आ जाए, और इसलिए भी समझा रहा हूं कि अब मैं इसी से फिर 5O बना के दूंगा। इसलिए कोशिश करें सब समझ लें। आ गया समझ तो ठीक है, ये तो करना तो ऐसे ही है। अच्छा, अब आपने सोल्यूशन नोट किया हुआ है, तो मैं इसके साथ एक ऑपरेशन करने लगा हूं, वो आप अगर नोट करना चाहें तो अपने सोल्यूशन पे कर लेना। एक सुनहरी बात सुन लें, मिसाल से बताता हूं, है आसान सी बात है लेकिन मैं बस इस एंगल से आपको बताना चाह रहा हूं। अगर इस क्लास में कुछ फोटोकॉपीज बांटी गई और ये जानना चाहें कि पर स्टूडेंट कितना कॉपी का खर्चा पड़ा, तो टोटल फोटोकॉपीज का खर्चा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 41T कैंपस में जितने PRC के बच्चे हैं डिवाइड बाय उनके, नहीं फिर इस क्लास वाले। क्यों? क्योंकि मैं इस क्लास के खर्चे की बात कर रहा हूं कि इस क्लास में जो फोटोकॉपी का खर्चा हुआ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसी तरह से अगर यहां से इस्लामाबाद सफर कर रहे हैं और वहां पहुंचकर पेट्रोल डलवाया और हम ये जानना चाह रहे हैं कि पर किलोमीटर कितना कॉस्ट किया, तो टोटल खर्चा जितने का पेट्रोल डलवाया, जितने किलोमीटर चले या जितने यहां से सरगोदा का रास्ता है, नहीं जितने किलोमीटर चले। तो बताने का मकसद यह है कि जब हम किसी खर्चे का पर यूनिट जानना चाह रहे होते हैं तो हम टोटल खर्चे को उन यूनिट से डिवाइड करते हैं जिन पर वो खर्चा आया है। अगर हम किसी खर्चे को पर यूनिट जानना चाह रहे हैं तो हम उस सारे खर्चे को डिवाइड उन यूनिट से करेंगे जिन पे वो खर्चा है, जिनका वो खर्चा है। अगर किसी दावत में, वलीमे की दावत में मेहमानों को खाना खिलाया गया है तो पर बंदा कितना खर्चा पड़ा, टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय वही नंबर ऑफ पर्सन जिनको वो खर्चा खाना खिलाया गया है। तो हमने जब भी कोई खर्चा पर यूनिट करना है तो टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय वो यूनिट्स जिन पर वो खर्चा हुआ है। इस महीने के यूनिट्स का मुझे हिसाब किताब बताएं जरा। यूनिट्स ओपनिंग के कितने थे? ओपनिंग के थे कितने? 1500। अच्छा, ये वो 1500 नहीं है, ठीक है, ये तो वो मल्टीप्लाई होके 1500 आया था। और इनपुट कितने थे? 16,000। इन 16 में से 2,000 अब भी क्लोजिंग है, तो बाकी 14 किधर गए? आउट हो गए। तो वो जो पूरे महीने में टोटल 15,500 आउट हुए वो कुछ इस तरह से हैं कि जो महीने के शुरू में ही मशीनों में थे वो तो आउट हुए ही हुए हैं, जो नए मशीनों में और आए थे उनमें से 14,000 और आउट हो गए। ये 15,500 का ये ब्रेकअप है। जाग रहे हैं? मैं आपको ना यहाँ पर कुछ चीजें सिखाने लगा हूँ, लॉजिक समझा रहा हूँ। अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। वहीं से 5O भी इंट्रोड्यूस करा दूंगा, और अगर नहीं समझ आया तो दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, कोशिश कर लें बस। उसामा, ये तो एक स्क्रीन पूरी नजर आ रही है ना, है ना? अब मैंने यहाँ जो कुछ लिखना है ना, कोशिश करूंगा मैं इससे आगे ना जाऊं। वो काला वाला नजर आ जाएगा एक ही स्क्रीन में, ठीक है। 1500 यूनिट्स जो ओपनिंग थे पिछले महीने, इन 1500 पर कितनी कन्वर्जन की कॉस्ट आ चुकी थी? कितने परसेंट? 60%। तो इन पे जितना कन्वर्जन का खर्चा आया था वो ये है, मुकम्मल नहीं था अभी इन पे और होना था। वो और कब हुआ?
इस महीने, यानी इन 1500 पे लगी हुई कन्वर्जन की कुछ कॉस्ट इधर है, कुछ इधर है। 60 ये है और 40 इसमें है। ये बात ओके सब। 14,000 कौन से हैं, मैंने भी समझाए थे। 14,000 क्या है, ये क्या बोला अभी, जो इस महीने इन हुए और आउट, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर गए, इसी में इन हुए और इसी में आउट भी हो गए। तो ये जो 14,000 हैं, इन पे जो कन्वर्जन का खर्चा आया वो किधर है, वो इसमें है। और इन पे जो खर्चा आया है वो मुकम्मल है, मजीद नहीं आना इन पे। 2,000 क्या है, ये क्लोजिंग है। इन पे जो कन्वर्जन हुई है वो किधर है, वो इसमें है। पूरा खर्चा आ चुका है या अभी और आना है इन पे, तो बस इन पे 75% खर्चा आया है अभी। पहले तो ये जो मैंने तारें खींची हैं, ये कुछ समझ आई बात, कोई नहीं भी हिला मुझे अंदर, जो जाग रहे हैं ये बात को समझ आई है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है 75%, ये ऑनलाइन वालों के लिए भी खासतौर पे, क्योंकि इस तरह के बच्चे ना मैसेजेस थे ग्रुप के अंदर। क्या इसका ये मतलब है, मैंने कहा कि 7,30,000 का 75% इस पे लगा हुआ है? नहीं, ये नहीं इसका मतलब है। इसका मतलब है कि 2,000 यूनिट्स अगर मुकम्मल हो जाते तो जितना खर्चा आता, अभी बस 75% आया हुआ है और वो इसके अंदर है। बड़ी मुश्किल बात होगी। इन 2,000 यूनिट्स पे मुकम्मल होते तो जो खर्चा आता, पूरा तो भी आया नहीं है, तो जितना आता उसका 75% वो इस 730 के अंदर है। तो अब ये मैंने क्या किया कि इन खर्चों को मैंने तोड़ा है। 1500 पे आया हुआ 60% खर्चा इधर है और बाकी 40 इसके अंदर है। 14,000 कौन से हैं, फर्स्ट अटेम्प्टर आए और कंप्लीट होकर चले गए। इन पे पूरा का पूरा लगा खर्चा ये है और इन पे 75% लगा हुआ खर्चा वो ये है। जब हमने इस 48 को इसमें ऐड कर दिया, अच्छा अभी मैंने एक सुनहरी जुमला बोला था कि जब हम पर यूनिट निकालते हैं तो टोटल खर्चे को उन यूनिट्स में डिवाइड करना है जिन पर वो खर्चा आया है। जब हमने इनको ऐड कर दिया, अब ये 778 बन गया। इसमें इस पे लगा हुआ भी मुकम्मल खर्चा शामिल है और इस पे लगा हुआ भी मुकम्मल शामिल है ऐसा 60 और 40 तो हो गया ना पूरा, और इस पे लगा भी पूरा, यानी इसके अंदर इन दोनों के मुकम्मल खर्चा शामिल है। तो इसके डिनोमिनेटर में ये पूरे पूरे आने चाहिए, तो इनको मिला लेते हैं। कितने हो गए, ये वो 15,500 है। जब ये खर्चा इन पे पूरा पूरा आया हुआ है तो इसके डिनोमिनेटर में ये दोनों भी पूरे पूरे आ जाने चाहिए। तो फिर अलग अलग लिखने की क्या जरूरत है, 15,500 कर लेते हैं। तो जिनको लग रहा था कि ओपनिंग की लाइन अलग आनी चाहिए थी, ओपनिंग किधर गया, वो इसी में, इस 15,500 के अंदर वो 1,500 है शामिल। क्यों दोनों को मिला दिया, क्योंकि खर्चों को भी हमने मिला दिया। इन 1,500 यूनिट्स पे आया हुआ कुछ खर्चा ये है, कुछ इसमें है, तो जब इनको ऐड कर ही दिया तो ये खर्चा इनके ऊपर भी है टोटल और इनके ऊपर भी है, इसलिए इसके डिनोमिनेटर में ये दोनों आने चाहिए ना पूरे पूरे, तो वो 15,500 आ गए। इसके अंदर इस पे आया मुकम्मल खर्चा नहीं है, 75% है, तो इसके डिनोमिनेटर में भी ये पूरे नहीं आने चाहिए, ये वो 75% आ रहा है। तो पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए खर्चे को उन पे डिवाइड करना है जिन पर वो खर्चा आया है। तो इसलिए हम इसके डिनोमिनेटर में ये दोनों पूरे पूरे ले रहे हैं और ये सिर्फ 75, ये दोनों पूरे पूरे ले रहे हैं और ये 75 ले रहे हैं। इसी तरह इन्हीं 1,500 को इधर तोड़ते हैं। इन 1,500 पे मटेरियल का कुछ खर्चा पिछले महीने हो चुका था, कितना, बाकी इधर है 14,000 पे सारा का सारा खर्चा इसके अंदर है। 2,000 90% लगा हुआ इसके अंदर है। तो इन 1,500 का थोड़ा ये है, बाकी ये है। इन 14,000 का सारा ये है। जब दोनों को ऐड कर लिया तो इसके अंदर इसका भी टोटल खर्चा है, इसका भी टोटल खर्चा है, तो डिनोमिनेटर में ये दोनों आने चाहिए, ये दोनों आ गए। और इसके अंदर इस पे लगा हुआ, तो इसके डिनोमिनेटर में भी 2,000 नहीं आना चाहिए, 90% आना चाहिए, ये वो 90% आ रहा है। तो जब हम पर यूनिट निकालने के लिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन लेते हैं तो उसकी लॉजिक ये है कि जो न्यूमरेटर है उसको डिवाइड उन यूनिट पे करना है जिन पर वो खर्चा आया हुआ है। ओए हाँ जी, बात समझ आई कुछ? तो मैंने ओपनिंग को ऐड करना भी बता दिया, बस ठीक है। अब वेटेड एवरेज मेथड से किसी को भी कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो पूछें, जो सवाल है आपका। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के हवाले से ना एक बहुत कॉमन तो नहीं है लेकिन एक कंफ्यूजन होती है कि मैंने कहा 2,000 यूनिट्स क्लोजिंग है, 75% कंप्लीट, ठीक है। 2,000 यूनिट्स क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, 75% कंप्लीट है। अच्छा, एक हांडी में 1 किलो आलू जो है ना वो फ्राई होने के लिए डले हुए हैं। तो अब उसमें से चलो 10 आलू पड़े हैं, अब अभी वो फ्राई हो रहे हैं। पकाने वाले से पूछा कितना काम हो गया, जी आधा हो गया है। तो उसका मतलब इनमें से 5 आलू फ्राई हो गए और 5 अभी कच्चे हैं, कहता सारे के सारे आधे आधे हो चुके हैं। तो ये जो 2,000 यूनिट्स 75% कंप्लीट हैं, कुछ बच्चों को इसका ये मतलब निकल लगता है कि 2,000 में से 75% पूरे हो गए हुए हैं और 25% अभी बिल्कुल कोरे हैं।
नहीं, ये मतलब नहीं है, ये सब एक ही वक्त मशीन के अंदर हैं। तो अगर ये 75% कंप्लीट है तो इसका मतलब है सारे के सारे एक ही वक्त मशीन में हैं और 75% वो तैयार हो चुके हुए हैं। तो फिर ये 1500 क्या है? ये सिर्फ एक कैलकुलेशन का गिमिक होता है कि 10 बच्चे इज इक्विवेलेंट टू 4 बड़े। अब 4 बड़े नहीं है वो 10 बच्चे ही, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन के लिए कहा हुआ है कि 10 बच्चों का उतना ही खर्चा है जितना 4 बड़ों का होता। तो है ये असल में 2000 यूनिट्स। 1500 सिर्फ ये होता है कि 2000 यूनिट्स 75% कंप्लीट का उतना ही खर्चा हुआ जितना 1500 पूरों का होता। तो ये जस्ट एक कैलकुलेशन की चीज बनाई हुई है। असल में 10 बच्चे हैं, ये 4 बड़े सिर्फ एक ख्याली चीज बनाई हुई है कि 10 बच्चों का उतना ही खर्चा है जितना 4 बड़ों का होता। ये सिर्फ कैलकुलेशन में लाने की एक चीज है, वरना 1500 कुछ भी नहीं है, 2000 यूनिट्स है। अच्छा, इससे पहले कि ओवर नॉलेज हो जाए और जो पहले है वो भी बाहर आ जाए, ये वेटेड एवरेज वाली बात मुकम्मल हो गई। जिन्होंने सवाल सॉल्व करना है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की वर्किंग बनेगी, कंप्लीटेड यूनिट्स भी आएंगे, और ओपनिंग की परसेंटेज का इसमें कोई काम नहीं किया, क्योंकि जब हमने ऐड कर ही दिया तो इसलिए वो पूरे हो ही गए। तो इसलिए ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की जो मैंने परसेंटेज बताई थी उसका नहीं हुआ कोई इस्तेमाल, वेटेड एवरेज में नहीं हुआ इस्तेमाल। अब आते हैं FIFO पे। मैंने मसला नंबर 3 स्टार्ट किया था, उसमें मैंने एक मिसाल दी थी, फिर बताया था कि इसमें वेटेड एवरेज मेथड है, FIFO मेथड है, फिर नंबर 1 लिख के मैंने वेटेड एवरेज की हेडिंग दी थी। अब मैं कह रहा हूं FIFO मेथड। अब इस पे करते हैं बात। ये भाई मसला नंबर 3 चल रहा है, वेटेड एवरेज मेथड बता दिया, FIFO मेथड बता रहा हूं। यहीं से इंट्रोड्यूस कराता हूं, इधर से ही। अच्छा, इसको अगर किसी ने नोट करना हो तो सिर्फ ये तारें शारें जोड़ने का फायदा नहीं है, अपने लिए कुछ टिप्स लिखना भी, अगर नहीं तो खैर ना करें। अगर किसी ने कुछ करना है तो कर ले, लेकिन सिर्फ ये तारें जोड़ने का कोई फायदा नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसे अल्फाज को 1-2 वर्ड ऐसे लिख लेना जिससे आपको पता चले क्या बात की थी। ठीक है, लिखना है तो लिखना किसी ने, अगर फिर FIFO पे आता हूं। चलें, आपकी फारिग शेखों से लग रहा है कि आप नोट करके फारिग हो गए। FIFO इसे इजाद करके देता हूं। हाँ जी जी जी। अब जब ये अगले महीने की बात आएगी तो इस 2000 के साथ ये 1500 वाला सलूक होगा, 75 इधर आ रहा होगा, 25 इधर आ रहा होगा, यानी वो टोटल हो जाएगा इसके साथ। जो एक महीने का क्लोजिंग है वही अगले महीने का ओपनिंग है। तो जो मैंने आपको मई के ओपनिंग का सलूक बताया है वही सलूक जून में इसके साथ हो रहा होगा। अच्छा, इसे मैं FIFO बना के देने लगा। ये जो पर यूनिट कॉस्ट निकल आई, यही पर यूनिट कॉस्ट हमने इनके लिए भी इस्तेमाल की है और यही इनके लिए भी इस्तेमाल की। बल्कि मैं यहां से बताता हूं, ये जो पर यूनिट कॉस्ट निकली वही हमने आउटपुट के लिए भी इस्तेमाल की है, वही क्लोजिंग के लिए भी इस्तेमाल की है, सेम पर यूनिट कॉस्ट। क्यों किया ऐसा? क्योंकि एवरेज मेथड है। एवरेज मेथड होता यही है कि उस महीने का जो ओपनिंग है वो भी साथ मिला ले, क्योंकि पिछले महीने को साइड में कर दिया गया था, और इस महीने का जो मजीद खर्चा है वो साथ मिला के एवरेज रेट निकालें, फिर आउटपुट पे भी वही लगा दें, क्लोजिंग पे भी वही लगा दें। इसलिए हमने यही वाला पर यूनिट इन सब के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन अगर FIFO मेथड हुआ, अच्छा एक जुमला और, इस एवरेज रेट के अंदर ओपनिंग भी साथ मिल गए और करंट पीरियड भी मिल गए और सबको मिला के एक एवरेज रेट लगाया, इसलिए आउटपुट वालों पे भी यही रेट लगा और क्लोजिंग पे भी यही रेट लगा। यानी क्लोजिंग के ऊपर जो रेट लगा उसमें इसकी भी मिलावट हुई है। लेकिन अगर FIFO मेथड हुआ तो ये 2000 इनमें से तो हरगिज है ही नहीं,
अच्छा वैसे तो फिजिकली हरगिज इसमें से नहीं है, लेकिन बस एक मेथड था, एवरेज मेथड। लेकिन अगर FIFO मेथड है तो इनकी पर यूनिट कॉस्ट सिर्फ जो इस महीने खर्चा हुआ उसकी बेस पे निकलनी चाहिए या इनको भी साथ मिलाना है? सवाल दोबारा, जब FIFO मेथड हुआ, अगर FIFO मेथड हुआ तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेते हुए जो हमने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है FIFO मेथड, तो इस पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करते हुए क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, सिर्फ ये वाला खर्चा इस्तेमाल होना चाहिए या ओपनिंग भी साथ मिला लें? सिर्फ ये वाला। अभी मैं आउटपुट नहीं कह रहा, सिर्फ क्लोजिंग समझा रहा हूं। क्लोजिंग यूनिट्स की कॉस्ट निकालते हुए जो पर यूनिट कॉस्ट लेनी है, जाग रहे हैं, जो पर यूनिट कॉस्ट लेनी है, जो पर यूनिट कॉस्ट लेनी है, कौन सी पर यूनिट कॉस्ट? जो पर यूनिट कॉस्ट लेनी है, पता नहीं मैं बता क्या रहा था, हाँ, जो पर यूनिट कॉस्ट लेनी है उसको कैलकुलेट करते हुए क्लोजिंग FIFO हमें सिर्फ इस महीने वाले खर्चे लेने चाहिए, आउटपुट नहीं, सिर्फ मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूं अभी। तो इनकी पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए अगर हमें सिर्फ ये यूज करना चाहिए, तो फिर इसको डिवाइड भी उन यूनिट से करना चाहिए जिन पर यह खर्चा है। तो अब यह खर्चा इन 1500 के 80% नहीं है, इन 1500 का 16 नहीं है। पहले चूंकि इन दोनों का खर्चा टोटल मिल ही जाना था, तो इसलिए डिनोमिनेटर में भी मैंने 15500 लिख लिया था। ये अलग क्यों लिखा था? पहले मैंने इन दोनों को 15500 कर लिया था, क्यों? क्योंकि खर्चा भी इनका मिल ही जाना था पूरा पूरा। इसको अलग क्यों रखा था? क्योंकि इस पे भी पूरा खर्चा हुआ नहीं था। अब चूंकि इस पे पूरा है, इस पे नहीं है, तो अब हमें लाइनों में इसको अलग और इसको अलग रखना पड़ेगा। अब मैं पूरा 1500 नहीं लूंगा डिनोमिनेटर में, 1500 का 40% लूंगा, लेकिन 14 पूरा लूंगा। तो अब FIFO में फर्क ये पड़ेगा, FIFO आने से फर्क ये पड़ेगा कि जो हम लोग पर यूनिट कॉस्ट निकाला करते हैं उसमें हमने सिर्फ लेनी है करंट पीरियड कॉस्ट। तो एक तो फर्क ये पड़ेगा कि पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए ओनली करंट पीरियड कॉस्ट विल बी यूज्ड। एक तो फर्क ये पड़ेगा, और इसके लिए दूसरा फर्क ये पड़ेगा कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में भी और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में भी। अब हम कंप्लीटेड यूनिट्स की लाइन लिखने की बजाय इसको दो में तोड़ देंगे। अब वो जो हम जहां जहां 15500 लिख रहे थे ना, उस 15500 को 1500 अलग और 1500 अलग और 14000 अलग अलग लिखेंगे। तो अब हम लोग इस कंप्लीटेड यूनिट्स को तोड़ देंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को अलग कर देंगे और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड यानी फर्स्ट अटेम्प्टर इनको अलग कर देंगे। बस ये फर्क पड़ेगा। अच्छा कैसे पड़ेगा वो आपको मैं सवाल से सिखा देता हूं। एक बात मैंने ये की है कि पर यूनिट कॉस्ट में अब हमने सिर्फ करंट पीरियड कॉस्ट यूज करनी है, और दूसरी बात ये की है कि जहां जहां हम कंप्लीटेड यूनिट्स लिखते थे उनको अब हम स्प्लिट करके ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 1500 अलग और 14000 अलग। ये लिखना है तो लिख लें, मैं आपको फिर इसका सवाल सॉल्व करके बताता हूं। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड यूनिट्स लिखा हुआ। अच्छा ये ना जो दो सवाल हो गए ना वेटेड एवरेज के, एक जो होमवर्क दिया था जो कि ये सामने है और एक क्लास में किया था, तो इन्हीं दोनों की कोई पहचान कर लें, कुछ तार जोड़ लें, कुछ कर लें, इन्हीं को FIFO से करते हैं, इन्हीं दोनों को FIFO से करते हैं। तो पहले जो सामने हुआ मैं पहले ये FIFO से करने लगा। यही जो होमवर्क वाला सवाल है मैं अब इसको FIFO से कर रहा हूं है।
ये जो भी सामने ये होमवर्क दिया था ना मैंने, तो बस इसी को मैं FIFO से कर रहा हूँ। अब वो आप देख लें कैसे पहचान बनानी है कि कौन सा सवाल कर रहा हूँ। अब फर्क ये पड़ेगा कि वो जो हम यहाँ कंप्लीटेड यूनिट्स लिख रहे थे उसकी जगह ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की लाइन अलग आ जाएगी और इसमें मटेरियल और कन्वर्जन अलग, जैसे क्लोजिंग में लिखते थे। कितना लिखूं? अच्छा, मकसद क्या है, इसके न्यूमरेटर में, इसके डिनोमिनेटर में वो यूनिट्स आने चाहिए जिन पे ये खर्च हुआ है, जितना जितना खर्च हुआ है। तो मटेरियल के डिनोमिनेटर में 1500 कितने आने चाहिए? 20। क्यों 20? क्योंकि 80 पहले हो गया था, अब इस महीने इन पे 20 और हुआ। पिछले महीने कन्वर्जन का इन पे 60 हो गया था, 40 अब हुआ। अच्छा, वैसे ना क्लोजिंग में भी इसी तरीके से ही लिख रहे होते हैं हम। जब क्लोजिंग यूनिट्स लिखते हैं तो परसेंटेज कौन सी लिख रहे होते हैं? जो इस महीने में उन पे काम हुआ है। तो ये भी ऐसे ही कर रहा हूं कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आपने यहां वो परसेंटेज लिखनी है जो इस महीने में इन पे मजीद काम हुआ है। ये पिछले महीने 80 और 60 हो चुके थे, इस महीने में इन पे 20 और 40 और हुआ है, तो ये बना 600। और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड ये कितने? अच्छा, अब ये 14,000 कैसे बने? 14,000 कैसे निकला? 16,000 में से 2,000 माइनस किए, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। आपने करना है, हमने किसको 200 में तोड़ा है? ये किसको 2 में तोड़ा है? आउटपुट को ना। तो आपने 15,500 में से इसको माइनस करना। दोबारा आप ऐसे कर सकते थे कि 16,000 आए, इनमें से अभी भी इतने इन प्रोसेस हैं, बाकी ये बन गए, लेकिन ऐसे नहीं करना क्योंकि अभी तो सवाल में मैंने सिर्फ वर्क इन प्रोसेस रखा है, आगे लॉसेस भी आने हैं, आगे नया मटेरियल भी आना है, तो फिर इसलिए ये रास्ता मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस तरह चलिएगा, आउटपुट में से ओपनिंग माइनस। तो वेटेड एवरेज में और FIFO में फर्क ये पड़ा कि वेटेड एवरेज में हम एक लाइन बनाते थे कंप्लीटेड, इसमें तोड़ दिया और ओपनिंग के वो परसेंटेज लिखी जो इस महीने में काम हुआ है। अब ये 14,000 हर लिहाज से 14 है। क्लोजिंग वाली लाइन वैसे ही है, सिर्फ कंप्लीटेड का मसला था, क्लोजिंग वैसे ही रहेगा। मटेरियल के एतबार से 90 और कन्वर्जन के एतबार से 75। दोनों सेम है? अरे नहीं यार, इतनी मेहनत से सवाल बनाया था, ये क्या हुआ? चलो खैर है, खैर। लेकिन इससे हरगिज़ ये ना याद रख लेना कि दोनों सेम आते हैं FIFO में, ये इत्तेफाक से आए हैं। कॉस्ट पर यूनिट के लिए न्यूमरेटर हो जाएगा करंट पीरियड कॉस्ट 3 पता नहीं कितना 360 और कन्वर्जन 730 और इक्विवेलेंट यूनिट्स 16,100 और 16,100। तो कॉस्ट पर यूनिट बन गई 5 पहले क्या आंसर था? अच्छा, वो मैंने अंदाजन आसपास की फिगर बनाई थी, इसलिए करीब करीब, ये बना जरूरी नहीं इतना करीब करीब हो। कंपनी की मर्जी। नहीं, इतना डिफरेंस दोनों मेथड में नहीं है, ये डेटा पे डिपेंड करता है। अगर महंगाई ज्यादा हो रही है तो फर्क ज्यादा भी हो सकता है। कॉस्ट पर यूनिट तक ओके,
क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशंस की थोड़ी सी जरा टेक्निकल ज्यादा है, तो इसलिए इन दोनों को पहले तसल्ली से देख लें कि वेटेड एवरेज में और उसमें क्या क्या फर्क किया मैंने। कोई मसला है तो पूछें, फिर मैं स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाता हूं। नहीं, क्लोजिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा। ईपी के अंदर क्लोजिंग की लाइन ऐसी रहेगी, लेकिन रिजल्ट्स में तो फर्क पड़ा है। हाँ, यूनिट्स नहीं है। ठीक है भाई, हो गया स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। अच्छा, कल मैंने लॉसेस भी मिक्स कर दूंगा, कहते तो आज ही कर देता हूँ। नहीं आप आज मैं बिल्कुल कर देता, लेकिन ये थोड़ा हैवी हो जाएगा इसलिए मैं छोड़ दूंगा, वरना मैं बिल्कुल आज ही करता। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, अभी जो मैं ब्रैकेट लिख रहा हूं ये नहीं लिखना। अगर ये वेटेड एवरेज होता तो हम 15,500 को इन दोनों को मिला के मल्टीप्लाई कर देते, और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग के लिए मटेरियल कन्वर्जन 1800 पे वो मटेरियल वाला रेट 22.36 और 1500 पे 0.34, कितना बता 40 680 108। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट तो ये ठीक निकल आई, क्योंकि हमने कहा कि जो क्लोजिंग यूनिट्स हैं वो उन पे जो खर्चा हुआ वो वही है जो इस महीने में हुआ, तो इसलिए हमने करंट पीरियड कॉस्ट से पर यूनिट कॉस्ट निकाली, वो इस पे लगा दी। क्लोजिंग की हद तक तो ठीक है, लेकिन अब ओपनिंग में ये जो 15,500 हैं इनके ऊपर एक ही रेट मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि 1500 ऐसे हैं जिन पे कुछ खर्चा पहले हुआ था, कुछ अब हुआ है। पिछले महीने कुछ और मटेरियल था, इस महीने कुछ और है, तो अब हम एक ब्रैकेट में ये आंसर नहीं निकाल सकते, अब हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो अब कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स इस तरह से निकलेगी कि हमें इसको पहले तो दो टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस अलग और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड अलग। ये जो स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड हैं ये वो हैं जो इसी महीने आए और बन गए, तो चूंकि ये इसी महीने आए तो इन पे तो यही वाला पर यूनिट नहीं लग सकता, इन पे लग सकता है, इन पे हम लगा देंगे, यानी 14,000 पे हम यही दोनों लगा सकते हैं। लगा सकते हैं क्या? लगाएंगे, यही दोनों लगाएंगे। 3 4 947 और वो जो 1500 यूनिट्स थे वो भी तो मुकम्मल हुए ना, कि नहीं हुए? वो भी हुए हैं। अच्छा, इस मिसाल पे आता हूं बाद में। एक और बात बताता हूं। टेस्ट मैच हो रहा था और जब डे 1 एंड हुआ तो रिजवान अभी नॉट आउट था और उसका स्कोर था 45। डे 1 जब एंड हुआ तो स्कोर कार्ड पे लिखा नजर आ रहा था रिजवान नॉट आउट 45। जब डे 2 भी खत्म हो गया तो रिजवान उस दिन आउट हो गया और 40 और करके आउट हुआ। अब जब डे 2 का स्कोर कार्ड बनेगा तो उसमें रिजवान के नाम के आगे क्या लिखा होगा? 40 या 85? दोबारा, जब टेस्ट मैच का डे 1 एंड हुआ तो उस वक्त रिजवान आउट नहीं हुआ था, नॉट आउट था और उसका स्कोर तब था। ये डे 1 का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस था। डे 2 में 40 और किया और आउट हो गया। अब जब डे 2 का स्कोर कार्ड होगा इसके सामने आउट लिखा नजर आ रहा होगा और स्कोर 40 आ रहा होगा। 40 क्यों नहीं? क्योंकि अब जब ये आउट होके गया है तो टोटल 85 है इसका। तो हमने स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में ये बताना है कि जो इस महीने के आउट हैं उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है और जो भी नॉट आउट हैं उनकी कॉस्ट कितनी है। तो अब जब ये रिजवान आउट होके चला गया तो उसका 85 कैसे बना? 45 पिछला वाला, 40 अभी वाला। तो जो 1500 यूनिट्स आउट होके गए हैं हम कहेंगे कि इन पे पिछले महीने इतना खर्चा तो हो ही चुका था, जिसको हम बीडी कह लेते हैं, बीडी ओपनिंग बीडी, वो हो चुका था 31 और 48 एक।
तो 78,000 तो इन पे पिछले महीने भी लग चुका हुआ था, तब ये नॉट आउट कहलाए थे। पिछले महीने ये 30 और 48 कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट की लिस्ट में नहीं था, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की लिस्ट में 30 और 48 आया था। अब जब ये आउट हो रहे हैं तो अब ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स में आ गए, और इनकी टोटल कॉस्ट कितनी है? पिछले महीने में हुआ स्कोर प्लस जो इस महीने में और हुआ। अब और क्या हुआ? और ये हुआ, मटेरियल पे और हुआ, कन्वर्जन पे और हुआ। मटेरियल पे कितना और? 300 इंटू 22 वाला रेट। कन्वर्जन पे और हुआ 645 वाला रेट। बस 2720 बस 1059712। वो जो वेटेड एवरेज में एक ब्रैकेट से टोटल आंसर आ रहा था, अब हमें ये अलग अलग लाने पड़ेंगे। आंसर वही नहीं आएगा, वो वेटेड एवरेज हाई 5 है, लेकिन इसमें कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स ऐसे निकलेगी और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वही जैसे पहले निकालते हैं। ये है FIFO मेथड। अब होमवर्क ये है कि पहले यही सवाल दोबारा करना, और फिर वो जो पिछली क्लास में किया था वो FIFO से करना। जो ये मैंने पिछली क्लास में होमवर्क किया था ना, तो इससे पहले क्लास में भी किया था, तो वो जो क्लास में किया था वो अब FIFO से होमवर्क है। कोई आखिरी बात किसी को याद हो? सेलर है में। अच्छा चले ठीक है। हमने पर यूनिट कॉस्ट उसकी बेस पे निकाली है जो इस महीने में खर्चा हुआ। तो इस महीने में क्या थोड़ा बहुत खर्चा ओपनिंग पे नहीं हुआ? हुआ है ना, तो बस जितना कोई हुआ है हमने उतने ही पे इस्तेमाल किया। ये जो हमने 20 और 40 यहाँ लिखा है, तो हमारे यहाँ लिखने का मकसद था कि ओपनिंग पे इतना इतना काम हुआ है, तो बस उतने उतने पे यूज किया है, ताकि रिजवान आउट हो तो पता चले टोटल कितना स्कोर करके गया। ये टोटल है, हमने बताना है कि इस महीने में जो आउट हुए यानी अगले प्रोसेस में गए वो कितनी कॉस्ट यहाँ प्रोसेस 1 से लेके गए। सिर्फ इस महीने में कितना खर्चा हुआ नहीं, जो इस महीने में आउट हुए उनका टोटल खर्चा कितना है। नहीं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, अच्छा चले पर यूनिट कॉस्ट। हाँ अच्छा, आप अभी तो, हाँ जी क्या जी, कैमरा उधर करना है, मुझे नहीं देखना, उधर कर यार, उधर कर। चलिए मैं इधर आ जाता हूँ। क्या नोट करना है? किधर गया? ये कर रहे थे नोट? अच्छा चले मैं भी इधर आ जाता हूँ। अच्छा, आप अभी तो खैर अपनी फैमिली का एक अदना सा मेंबर ही हैं, आपकी कोई वैल्यू तो है नहीं। कोई बात भी करनी हो तो ये कहते हैं बेटा जाओ जरा बात करनी है जरूरी। तो अभी फिलहाल तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी ये अभी आप पे भी एप्लीकेबल है, और जब कल को अपने घर बाहर वाले होंगे तो भी एप्लीकेबल है। अच्छा, अपनी वैल्यू बनाने के लिए, क्योंकि आपकी वैल्यू नहीं है कोई, तो वैल्यू बनाने के लिए कुछ बच्चों का एक मिजाज ये होता है कि वो घर में ना लड़ना झगड़ना, नाराज होना, अपना गुस्सा दिखाना कि मेरी भी कोई वैल्यू पता चले, और इसको वो ये शो करें कि जी पता लगे जी ये बचाना मेरा बड़ा गुस्से का बड़ा तेज है। ये कोई तारीफ वाली बात, फखर की बात नहीं है। यानी अगर कोई इंसान गुस्से का ऐसा है कि उसके घर वाले उससे डर रहे हैं, तो ये कोई खासियत नहीं है, ये बेइज्जती वाली बात है। अच्छा, इसी तरह से अगर आपके प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो चुके भाई बड़े या अब्बा जी जो बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, और शॉप पे वो सबके साथ बहुत अच्छे अखलाक वाले हैं, और ऑफिस में बहुत जबरदस्त उनकी जो है वो रिप्यूट है, लेकिन जब वो घर में एंटर होते हैं तो आप लोग कांप रहे होते हैं कि वो तो अब्बा जी घर आ गए अब तो अगर वो एक होती है बाप की सख्ती जरूरत वाली तरबियत के लिए, वो एक डिफरेंट चीज है, वो एक डिफरेंट चीज है। एक होती है जो घर आके बंदा सड़ा ही रहता है। अब वो घर आ रहे हैं, अब्बा जी एंटर हो रहे हैं, वो सड़े हुए हैं, माँ भी आपकी तंग है, आप लोग भी तंग है, अब तो अब्बा जी घर आ रहे हैं, आप तो मजा नहीं है जिंदगी में। तो अगर वो घर आके ऐसे हैं कि आप लोग उनसे खुश नहीं है, यानी उनके मिजाज खराब है,
तो फिर वो जो दुकान पे खुश अखलाक है ना, वो खुश अखलाक नहीं है, वो ड्रामे वाला है। अच्छा, आपके अब्बा जी है ना, मैं तो आपकी जनरल बात कर रहा हूं कि वो शख्स जो बाहर बहुत अच्छा है लेकिन घर वालों के साथ अच्छा नहीं है, तो वो कोई अच्छा शख्स नहीं है। वो जो बाहर अच्छा है तो वो फिर मतलब के लिए अच्छा है। अब इसका टेस्ट क्या है? इब्ने माजा 1977 सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। यानी अगर मेरा जो बाहर वालों के साथ रवैया है, ऑब्वियसली फॉर्मल इनफॉर्मल का फर्क है, लेकिन अगर मेरा बाहर वालों के साथ एक बहुत अच्छा रवैया है, घर वालों के साथ अच्छा नहीं है, तो मैं कोई अच्छे अखलाक का इंसान नहीं हूं। अच्छे अखलाक ये है कि घर वालों के साथ रवैया अच्छा होता है। जो आपकी जवानियां है ना, कि अगर आप बाहर, वैसे तो बाहर भी नहीं सीधे मुंह बात करते, लेकिन अगर आप बाहर सो कॉल्ड तमीजदार हैं और घर में आप तमीजदार बच्चे नहीं हैं, तो फिर ये अच्छा अखलाक नहीं है। आपका जो सही अखलाक है ना, वो पता ही घर में चलता है। तो तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर, और तुम में से, तुम सबकी निस्बत मैं घर वालों के लिए बेहतर हूं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।